आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 29 मई तक हड़ताल खत्म कर काम पर न लौटने वाले कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के आदेश। मनरेगा कर्मचारियों ने कहा, सरकार की नीतियों पर ब्यूरोक्रेट्स हावी। गंगोलीहाट के 4 गांवों को प्रशासन ने किया माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित। सेना उर्फ बड़ौली, सनियोड़ा चौकी, ओलिया गांवों में दर्जनों लोग हैं कोरोना पॉजिटिव। एसडीएम बीएस फोनिया ने गांव में लगाई कर्मचारियों की ड्यूटी। और उत्तरकाशी में पुराने विजुअल दिखाकर परिजनों की भावनाओं को पहुंच रही है ठेस। केदार नृत्य की प्रख्यात लोक नृत्यांगना गजला देवी का आज प्रातः टिहरी गढ़वाल के ढूंग बजियाल गांव में निधन हो गया। गजला देवी उस टीम की अंतिम जीवित नृत्यांगना सदस्य थी जिसने 1956 और फिर 1960 के दशक में भी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड के अवसर पर केदार नृत्य की प्रस्तुति दी थी। तब टिहरी गढ़वाल की ये टीम उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुई थी, जिसमें उनके पति भी शामिल हुए थे। गजला देवी तब मात्र 18 या 19 साल की रही होंगी। गजला देवी के पति शिवजनी टिहरी गढ़वाल ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के श्रेष्ठ और परांगत ढोल वादक और लोक गायक हैं। पति पत्नी कई दशकों से गांव की छानियों में जीवन यापन करते रहे। पीछे पुत्र पुत्रियां, नाती पोतों से भरा पूरा परिवार गांव और अन्य जगहों पर अपनी रोजी रोटी के संघर्ष में लगे रहे। पिछले साल नई टिहरी में केदार नृत्य कार्यशाला शुरू की थी, जिसमें पति पत्नी दोनों नई टिहरी आते रहे, लेकिन कोरोना के चलते कार्यशाला रोकनी पड़ी थी। तब वो पूरी तरह से स्वस्थ थी। 3-4 दिन से उनका स्वास्थ्य कुछ खराब चल रहा था और फिर आज रात अनंत यात्रा पर चल दी। जिलाधिकारी गढ़वाल विजय कुमार के अथक प्रयास से आज चैथान क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं का हंस फाउंडेशन सतपुतली में अल्ट्रासाउंड जांच शिविर का शुभारंभ हुआ। पहले दिन में 15 गर्भवती महिलाओं की अल्ट्रासाउंड जांच कराई गई। अल्ट्रासाउंड शिविर के शुभारंभ होने पर क्षेत्रवासी एवं गर्भवती महिलाओं में खुशी की लहर देखने को मिली। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, परंतु कोरोना वैक्सीन की भारी कमी होने के कारण कई लोग इससे वंचित हैं। देश का भविष्य भी इसको लेकर काफी नाराज है। 18 से 44 साल की उम्र तक के लोगों के वैक्सीन लगाने को लेकर पहले तो सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुक कराने की बाध्यता रखी गई, जिसको लेकर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं दूरदराज गांव और पहाड़ी क्षेत्रों में नेटवर्क और एंड्रॉइड फोन न होने के कारण 18 से 44 साल के लोग वैक्सीन लगाने से वंचित रहे। वहीं अब उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाने का कार्य बंद कर दिया गया। वैक्सीनेशन का काम प्राइवेट कंपनियों के हाथों में दे दिया गया। वहीं कंपनी द्वारा प्रत्येक व्यक्ति से 900 रुपए लेकर वैक्सीन लगाने का काम किया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि देश के प्रत्येक नागरिक को सरकार के द्वारा निःशुल्क वैक्सीन लगाए जाने। वहीं अब प्राइवेट कंपनी भी वैक्सीन लगा रही है तो उसका खर्चा सरकार वहन करे। कि कल से 18 से 45 वर्ष के लोगों को वैक्सीन लगने का काम शुरू किया जा रहा है, परंतु वो सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा और प्राइवेट हॉस्पिटल्स द्वारा किया जा रहा है। मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या उनके पास ये वैक्सीन खत्म हो गई? ये वैक्सीन कहाँ गई? इसको प्राइवेट हाथों में क्यों दिया जा रहा है? जो प्राइवेट संस्थाएं हैं ये इसको क्यों लगा रही हैं? और दूसरी बात ये कि उस इंजेक्शन की कीमत 900 रुपए की वो वैक्सीन, आज सरकार को पता होना चाहिए कि जनता किस तरह से गरीबी से, बेरोजगारी से जूझ रही है। लोगों के घरों में खाने के लिए रोटी नहीं है, विभिन्न संस्थाएं उनको खाना दे रही हैं और राशन दे रही हैं। आज वो 2 महीने से बेरोजगार पड़े हैं, कोई उनका काम धंधा नहीं है, तो 900 रुपए की वैक्सीन कहाँ से लगाएंगे? हेल्थ कहते हैं कि 9 तारीख से पूरे स्टेट में कोई भी वैक्सीन की या कमी या नहीं होगी, पर यकायकी आज हमें एक न्यूज़ हम मिलती है कि जी 1 जून से लेकर 9 जून तक आप जाकर पेड वैक्सीन या ले सकते हैं, जिसके लिए जनता को 900 रुपये देने पड़ेंगे। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा, जब डीजी हेल्थ ने बोला है कि 9 तारीख से वैक्सीन की पूरे प्रदेश में कोई कमी नहीं रहेगी, तो अगर जहाँ जनता ने इतने दिन या वेट करा, 9 दिन और वेट कर लेते हैं। आपको ये 900 रुपये जनता से लेना क्या ज़रूरी था? जो लोग तो सक्षम हैं वो लोग तो 900 रुपये देकर अपने आप को वैक्सीनेट या कर लेंगे, पर 1 साल नहीं, ये दूसरी लहर है आपकी कोरोना की। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास खाना खाने के पैसे नहीं है।
मेरे ख्याल से लाखों करोड़ लोग हैं जो अपनी नौकरियां खो बैठे हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं है, जिनको ये नहीं है पता कि अगर सुबह खाना खा लिया तो रात को भोजन या मिलेगा नहीं मिलेगा, वो 900 रुपये कहाँ से लाएंगे। लक्सर के हरिद्वार रोड पर एक सड़क को बनाने के लिए दो ठेकेदार आपस में ही भिड़ गए थे। दोनों के बीच इस सड़क के निर्माण को लेकर काफी गर्मागर्मी देखी गई। वहीं अंत में लक्सर विधायक संजय गुप्ता के कहने पर राजीव गुप्ता नाम के ठेकेदार ने अपने निजी खर्चे से इस विवादित सड़क का निर्माण करा दिया। राजीव गुप्ता ने बाकायदा अपना एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। ये सड़क सरदार मक्खन सिंह के मकान से रूप नारायण सिंह के मकान की ओर सड़क बनाई गई, विधायक जी के कहने से बनाई गई और श्रम सेवा में बनाई गई है। और ये सड़क बहुत बेकार होती टूटी पड़ी थी, इसलिए विधायक जी ने श्रम सेवा में सड़क बनवा दी। छोटी सी सड़क थी, इसलिए इसका क्या टेंडर निकाला जाता। कुछ लोग तो इसका टेंडर निकालने के चक्कर में थे, पैसा निकालने के चक्कर में थे। रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे पर पुल निर्माण के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग की तरफ 2 किलोमीटर आगे काफी देर तक बंद रहा, जिसके कारण काफी यात्री फंसे रहे। वहीं पिछले 40 घंटों से रुद्रप्रयाग से श्रीनगर रोड मलबा आने से बंद चल रही है, जिसके खुलने के फिलहाल कोई आसार नहीं है। वहीं मार्ग बाधित होने से दूध, फल, सब्जी की आपूर्ति रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में बंद हो गई है। एनएचएम संविदा कर्मचारियों द्वारा अपनी 9 सूत्रीय मांगों पर तीसरे दिन भी सरकार द्वारा कोई सकारात्मक निर्णय न लिए जाने पर भिलंगना एनएचएम कर्मचारी संगठन ने राज्य कोषाध्यक्ष श्री पुनीत मित्तल और जिला अध्यक्ष श्री विनोद रतूड़ी जी को ज्ञापन दिया। ब्लॉक एनएचएम अध्यक्ष डॉक्टर अनुभव कुड़ियाल ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। अब सभी एनएचएम संविदा कर्मचारी संपूर्ण कार्य बहिष्कार करते हुए होम आइसोलेशन में चले जाएंगे। झारखंड भिलंगना के हमारे जितने भी संविदा एनएचएम कर्मचारी हैं वो अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर कल से एक चरणबद्ध आंदोलन में उतर गई है, जिसमें कि 28 तारीख से 31 तारीख तक हमारे सभी एनएचएम कर्मी जो है काला फीता बांधकर आधा दिन ही कार्य करेंगे और सरकार का विरोध करेंगे। अगर फिर भी सरकार हमारी इन 9 सूत्रीय मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो समस्त एनएचएम कर्मचारी जो है 1 तारीख से जो है पूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे और अपने अपने होम आइसोलेशन में चले जाएंगे। हमारी जो मुख्य मांगे हैं उसमें वेतन विसंगति का मामला है, जिसमें कि समान कार्य समान वेतनमान होना चाहिए। हमारी एचआर पॉलिसी जो है वो लागू होनी चाहिए। लॉयल्टी बोनस जो 2018 से पेंडिंग पड़ा हुआ है उसका भुगतान हमें मिलना चाहिए और सामूहिक बीमा गोल्डन कार्ड की हमें सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। जो भी नियुक्तियाँ अगर परमानेंट नियुक्तियाँ होती हैं उनमें एनएचएम कर्मियों को पूरी वरीयता दी जानी चाहिए। पौड़ी जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जगदंडे ने बीते रविवार को श्रीनगर पौड़ी मोटर मार्ग ग्राम बेगवाड़ी पट्टी नदरसियों तहसील पौड़ी में बादल फटने की घटना स्थल का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि बादल फटने से क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन को जल्द सुचारू किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जमा मलबे को शीघ्र ही हटाकर पानी के स्रोत को भी शुरू करना सुनिश्चित करें, ताकि आसपास के घरों को जमे मलबे से कोई दिक्कत न आए। 24 घंटे के लिए एक्टिव रखेंगे। 3 शिफ्ट में वहाँ पे अधिकारी हमारा बैठे रहेंगे, नोडल ऑफिसर नामित किया जाएगा। समस्त तहसील स्तर पर भी कंट्रोल रूम हम बना रहे हैं, जिसमें तहसीलवार भी सूचनाएं आती रहेंगी। साथ में जो भी उपकरण आवश्यक होता है आपदा से बचाव के लिए, तो उसके लिए हम लोग विभिन्न स्थानों पर जेसीबी का उपलब्धता, साथ में कहीं पे राहत शिविर अगर उपलब्ध कराना है उसके लिए स्थान चयन, कहीं पंचायत घर या कहीं विद्यालय का प्रांगण, इसको हम चिन्हित कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर हेलीपैड की भी व्यवस्था हम चिन्हित करके रख रहे हैं। भविष्य में कहीं पे हेलीपैड से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना पड़ता है, तो उसके लिए भी हम लोग स्थान चयन करके रख रहे हैं। और हम आशा करते हैं इस वर्ष आपदा के बरसात के सीज़न में न्यूनतम कहीं पे आपदा की घटनाएं होंगी और जहां भी होंगी तत्परता से कार्य किया जाए। हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा सकता है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इसके लिए कमेटी बनाई है, जिसमें जिलाधिकारी हरिद्वार को भी शामिल किया गया है। ये कमेटी हरिद्वार में जमीन की तलाश करने में जुट गई है। आज सतपाल महाराज ने प्रेमनगर आश्रम में एविएशन अधिकारियों के साथ बैठक कर एयरपोर्ट को लेकर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान सतपाल महाराज ने बताया कि हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए कमेटी जिले में 5 किलोमीटर लंबी और आधा किलोमीटर चौड़ी जमीन की तलाश में जुट गई है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनने के बाद पर्यटन की दृष्टि से बहुत फायदेमंद होगा और कई बड़े देशों के लिए यहां से हवाई जहाज चलाए जाएंगे। इसके लिए कमेटी आज बना दी गई है और जमीन का जो है सर्वेक्षण किया जा रहा है कि कहां पर जमीन उपलब्ध हो पाएगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसके अंदर
एयरबस 380 और बोइंग 777 जो उतरे, बड़े जहाज उतरे, जो कि आपके वैंकूवर से, लॉस एंजलिस से, न्यूयॉर्क से और मेलबर्न से, ऑस्ट्रेलिया से और न्यूजीलैंड से सीधे यहाँ उतरेंगे। तो उससे हमारे धर्म नगरी जो है हरिद्वार का बहुत मान बढ़ेगा और प्रसिद्धि बढ़ेगी। और वो एविएशन इंडस्ट्री होती है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है और उत्तराखंड में लगेगी, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बहुत लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रथम चरण के अंदर हमने आज कमेटी स्थापित की है और हमारे जिलाधिकारी महोदय जो हैं ज़मीन का सर्वेक्षण करेंगे। हरिद्वार और देहरादून के बीच में ज़मीन ढूंढी तलाशी जाएगी। उसके अंदर 5 किलोमीटर का रनवे होना चाहिए, आधा किलोमीटर चौड़ी होनी चाहिए और ये सब चीज़ ढूंढी जा रही है। रामनगर के कोविड केंद्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत संविदा नर्सेज, एनएचएम स्टाफ, डॉक्टर, कर्मचारी और अधिकारियों ने 1 जून से सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी दी। आपको बता दें कि प्रदेश में 2600 स्टाफ नर्सों के लिए एक विज्ञप्ति में इनको प्राथमिकता नहीं दी गई है और इनको विज्ञप्ति के अनुसार आवेदन कर परीक्षा देने को कहा गया, जिसका स्टाफ नर्सों ने कड़ा विरोध जताया। उनका कहना है कि हम पिछले 7 साल से संविदा में कार्य कर रहे हैं और पिछले 1.5 साल से कोविड महामारी में रात दिन काम कर रहे हैं। हमारे स्टाफ के द्वारा दूरदराज इलाकों में जाकर कोविड-19 महामारी के चलते बिना किसी अवकाश के कार्य किया गया है। सरकार से हमारी लगातार एक सूत्री मांग को लेके कम से कम पिछले 5 महीनों से हम लोग सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हमारी एक सूत्री मांग है, जो नर्सिंग भर्ती परीक्षा इन्होंने करवाई है वो लिखित परीक्षा का आयोजन करा गया है, लेकिन हमारा इस सरकार से एक मांग है कि वो इस परीक्षा को रद्द करा के वर्षवार नियुक्ति की हम लोगों ने मांग रखी है। और ये कार्यक्रम हमारा 25 मई से 31 मई तक था, जो कि काला फीता बांध के हम लगातार सरकार से विरोध कर रहे हैं और अपनी मांगों को लगातार सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार हमारे प्रति कोई भी रिस्पांस हमें नहीं दे रही है। इसलिए हमारा पूरा संगठन, जो कि 1 जून 2021 से सामूहिक अवकाश पे जाने के लिए निर्णय लिया है, यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हमें इस मुद्दे पे कठोर कदम उठाने के लिए हमें मजबूर करेगी सरकार से हमारी बार बार एक ही मांग है कि इस परीक्षा को रद्द करके नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया को वर्षवार किया जाए। स्टाफ नर्सेज जो कि पूरे प्रदेश में 400 से 450 की संख्या में है, जो कि लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रही हैं, दुर्गम अति दुर्गम क्षेत्रों में हमारे साथी काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इस टाइम बिल्कुल भी उनकी तरफ एक नज़र उठा के सरकार नहीं देख रही है। एक तरफ कह रही है कोरोना वॉरियर हैं आपने सरकार को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं या सरकार तुम्हारे बिना अधूरी है। स्वास्थ्य विभाग में नर्सों को भैया क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, लेकिन आज वो स्वास्थ्य विभाग उनके लिए कोई मायने नहीं रखी है, जबकि स्टाफ नर्स के बिना स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल अधूरा है। इसके लिए हमारे संगठन द्वारा आगे की रणनीति को बनाया जा रहा है। जैसे जैसे सरकार हमारे लिए नहीं वो हो रही है कि हमारी बातों को नहीं मान रही है, उस प्रकार से हम आगे की रणनीति करके और सरकार द्वारा अपना आवेदन पहुंचाएंगे। हमारे यहाँ पे जो एनएचएम के अंतर्गत जो कार्यरत हैं स्टाफ नर्स पे विगत 6-7 सालों से, उन लोगों ने अभी जो विज्ञप्ति निकली थी 2600 कुछ स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए, तो उसमें उनको प्राथमिकता नहीं दी गई है और उनको भी टेस्ट में उसी तरह अपीयर करना है जिस तरह फ्रेशर्स करेंगे। तो उस विषय में इन लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इनको प्राथमिकता दी जाए और सीनियरिटी के हिसाब से, वर्षवार सीनियरिटी के हिसाब से इनको प्राथमिकता देकर इनका पहले चयन किया जाए, उसके बाद जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए चयन किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग पिछले 6-7 साल से, कुछ 10 साल से कुछ लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। देखिए सिर्फ स्थानीय अवकाश पे जो लोग जा रहे हैं, सिर्फ मेरी स्टाफ नर्सेज नहीं है जो एनएचएम वाली हैं, मेरा एनएचएम का काफ़ी स्टाफ है, 6 लोग हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं और आरबीएससी के थ्रू जो डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट की टीम है वो भी हैं जो होम आइसोलेशन में कार्य कर रहे हैं। तो लगभग 10 लोगों का स्टाफ मेरा जो है वो स्थानीय अवकाश पर चला जाएगा अगर इनकी मांगें स्वीकार नहीं की गई तो, या उसके बारे में कोई फर्दर दिशा निर्देश नहीं दिए गए तो। बिना सुरक्षा मानकों के ही रुद्रप्रयाग के समीप निर्माणदायी संस्था कार्य कर रही है। रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग मार्ग पर रुद्रप्रयाग के समीप पुल निर्माण कार्य कर रहे मजदूर बिना हेलमेट के ही ऊंचे पुल का निर्माण कर रहे हैं। यदि कोई हादसा होता है तो आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? दरअसल नेशनल हाईवे का कार्य कर रही ये संस्था तमाम मानकों को ठेंगा दिखाकर कार्य कर रही है।
इस कोविड की पूरी चर्चा में एक जो बड़ा सवाल गायब है वो है शिक्षा और शिक्षा के अधिकार का सवाल। कोरोना और कोरोना के पश्चात बच्चों की शिक्षा का स्वरूप कैसे दिखेगा, ये सोचने का विषय है। नई सोच नई पहल के माध्यम से दिनेश जोशी चंपावत जिले के पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों के लिए पिछले 1 साल से लगातार निःशुल्क ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं। कहते हैं कि युद्ध में हर सैनिक का योगदान महत्वपूर्ण होता है। जब युद्ध कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ हो तो देश के हर नागरिक का इसके साथ होना जरूरी हो जाता है। कुछ ऐसा ही योगदान दे रहे हैं तल्लादेश तामली बचकोट के निवासी दिनेश जोशी, जो वर्तमान समय में दिल्ली में रहते हैं, लेकिन दिल्ली में रहकर भी पहाड़ से उनका लगाव कितना है वो दिखाई दे रहा है। जोशी ने बताया कि कोरोना की पहली लहर की सुगबुगाहट से ही हर माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंतित हुए। ऐसे में उन्होंने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी और शिक्षा का बीड़ा उठाया। मैं दिनेश चंद्र जोशी, नई सोच नई पहल, नई दिल्ली से। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी संस्था ने पिछले 1 वर्ष से लगातार दुर्गम स्थानों के बच्चों के लिए ऑनलाइन निःशुल्क कक्षा का संचालन किया, जिसमें से जो तल्लादेश क्षेत्र है और आपका टनकपुर क्षेत्र है और उसके साथ गढ़वाल के कुछ क्षेत्र हैं, तो संपूर्ण उत्तराखंड में से काफ़ी बच्चे हमारी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े और जिसमें जो क्षेत्र के प्रधानाचार्य हैं, अध्यापक हैं और क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं और जागरूक अभिभावक, उन सभी ने सहयोग दिया। तो हमारे पास जो बच्चों की संख्या वो लगातार बढ़ती गई और इस साल तक आते आते यानी कि जनवरी तक आते आते बच्चों की संख्या बढ़ती गई। फिर धीरे धीरे कोरोना काल कम होता गया तो ऑफलाइन क्लास का दौर आया तो हम बच्चों की संख्या कम होगी। जैसे ही फिर दोबारा से कोरोना काल सेकंड शुरू हुआ तो एक सोचनीय विषय था, कोरोना काल के बाद शिक्षा का विषय कैसे बढ़ेगा। तो इसी नई सोच के साथ फिर दोबारा हमने ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया, जिसमें से अभी तक जो है 200 से अधिक बच्चे अलग अलग कक्षाओं के बच्चे जो है निःशुल्क कक्षा का लाभ ले रहे हैं। तो इसमें जो है टनकपुर, सोराई, तल्लादेश क्षेत्र, दिघाली चौड़ और भी गढ़वाल के बच्चे जो है इस मुहिम का लाभ उठा रहे हैं। तो इन सभी को देखते हुए अभी हमने जो है ऑनलाइन डिजिटल कंप्यूटर का क्लासेस भी संचालन किए हैं जो कि निःशुल्क हैं। इसमें से भी क्षेत्र के बच्चे जो है अधिक से अधिक जुड़ रहे हैं। तो मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि जो भी जागरूक जनप्रतिनिधि इस पहल को अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक जो वहाँ के बच्चे हैं उनको जागरूक करें और निःशुल्क कक्षाओं का लाभ लीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो अभी हमने निःशुल्क ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस का संचालन किया है, इसमें अभी हम बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करा रहे हैं जो कि बॉम्बे IIT से एफिलेटेड है और ये बिल्कुल बच्चों के लिए निःशुल्क है और बच्चों को भी इसको लेकर काफ़ी उत्साह है। तो मैं आप सभी से एक बार विनम्र निवेदन करता हूँ कि तो क्षेत्र के बच्चों को अधिक से अधिक जोड़ें और इस मुहिम का हमारी इस मुहिम को आगे बढ़ाइए और जिससे बच्चों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचे। कोविड कर्फ्यू की नई गाइडलाइन जारी होने पर गरुड़ के व्यापारियों ने कहा है कि बैंकिंग लोन के साथ ही परिवार के भरण पोषण में भी परेशानी हो रही है। व्यापारियों पर आर्थिक संकट अब गहरा गया है। एक बार फिर सरकार द्वारा कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। 8 जून तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया गया है, जिसमें कि 1 जून और 5 जून को दुकानें खुलेंगी। इसी के साथ ही नई समय सीमा तय की गई है, सुबह 8 बजे से 1 बजे तक दुकानें खुलेंगी। लगातार व्यापारी प्रभावित हो रहे थे। किस तरीके से आपका व्यापार प्रभावित हुआ है, आप किस तरीके से प्रभावित हुए हैं, व्यापार की क्या स्थिति है? सर वैसे ही 1 महीने से लॉकडाउन पड़ा है और हम लोगों को व्यापार करने में बहुत समस्या आ रही है। वैसे आप पिछले टाइम तक तो सुबह 7 से 11 बजे तक दूध वगैरह का काम कर रहे थे हम लोग, और अभी देखो हफ्ते में 2 दिन खुलने की बात कही जा रही, तो हम लोगों के लिए बड़ी समस्या पैदा हो रही है। अपने जीवन जीने के लिए अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग योजनाएं बनाई हैं और यह कोविड कर्फ्यू जो हमारा लगातार बढ़ते रह रहा है, इससे हमारी इन परिस्थितियों में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे जो जितने भी व्यापारी हैं वो प्रतिदिन अपनी आय करते हैं, उसके बाद अपने घर को चलाते हैं, चाहे घर का भरण पोषण हो, बच्चों की पढ़ाई हो, हर चीज़ छोटी से लेके बड़ी चीज़ की व्यवस्थाएं प्रतिदिन की आय से की जाती है। लेकिन हमारी जो प्रतिदिन की आय है वही शून्य हो चुकी है। सरकार ये नहीं देख रही कि जहाँ से हमारा कर्फ्यू लग गया मार्केट पे,
तो उसके बाद कार्य करना काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जा रहा है। चलो अभी तो लॉकडाउन है, 1 महीने 2 महीने हम झेल लेंगे, उसके बाद जब मार्केट खुलेगी, रेस्टोरेंट खुलेंगे तो कौन लोग आएंगे। 6 महीने तक हमारा काम सीधे प्रभावित हो जाता है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए, या तो सरकार हमें सब्सिडी के तौर पे और भी चीज़ें दे, बैंक लोन में और भी माफ़ी दे, क्योंकि 14% हम लिमिट पे अपना बैंक से लोन खुलवा रहे हैं। 1 लाख पे आप मान के चले साल का 1,14,000 हम भर रहे हैं, लेकिन जब हम व्यापारी नहीं करेंगे तो हम कहाँ से देंगे। 29 मई तक हड़ताल खत्म कर काम पर न लौटने वाले कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के आदेश मनरेगा कर्मचारियों ने कहा। सरकार की नीतियों पर ब्यूरोक्रेट्स काफी हावी हो गया है। सेवा समाप्ति के आदेश के बाद प्रधान संगठन आया मनरेगा कर्मचारियों के समर्थन में है। कहा देहरादून से दिल्ली तक भी जाना पड़े, अंतिम समय तक साथ रहेंगे। 15 मार्च से अभी भी हड़ताल पर डटे मनरेगा कर्मचारी। पिछले 3 महीनों से मनरेगा कर्मचारी संगठन हड़ताल पर है। मुख्यमंत्री से 5 दौर की वार्ता कर्मचारी संगठन की हो चुकी है, जिसमें से कि अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। 20 मई को उच्चाधिकारियों द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि 29 मई तक सभी कर्मचारी अपनी सेवा में लौटें, अन्यथा सेवा समाप्त कर दी जाएगी, और यह आदेश भी उच्चाधिकारियों द्वारा जारी कर दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, हम क्या कहते हैं 15 मार्च से हड़ताल में हैं, और हम लोगों की एक मांग थी कि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पे हमको ग्रिड पे दिया जाए। मुख्यमंत्री जी को और अधिकारी को बार बार कहने पर भी हमारे उस पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो पाई है, और आज हमारे धरना को 79 डेज़ से हम लोग एकता विहार में बैठे हुए थे और अभी भी बैठे हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम उठने को तैयार नहीं। और शासन द्वारा सकारात्मक ना सोच के नकारात्मक वो कर दिया। कहा गया कि आप एनजीओ में चले जाएं, एनजीओ में नहीं जाएंगे तो 29 को सेवा समाप्त हो जाएगी। इस टाइप से डराना धमकाना, ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत हावी है। ब्यूरोक्रेट्स हावी है, सभी कर्मचारियों का कहना है। स्थिति बिल्कुल भी साफ नहीं है कि सरकार की मंशा क्या है या ब्यूरोक्रेट्स की क्या मंशा है। स्थिति साफ नहीं हो पाई है। मैं सबसे पहले पहाड़ टीवी का धन्यवाद करूंगा। आपने एकता विहार से भी हमको हमेशा सपोर्ट करा, और आज ग्राउंड जीरो ब्लॉक स्तर पे भी आप हमको सपोर्ट करने यहाँ पे आए हैं। सर्वप्रथम मैं ये कहूँगा कि उच्चाधिकारी द्वारा कैबिनेट को ताक में रखते हुए नियम को बदला गया है। जब पुराना हमारा खंडूरी जी के टाइम पे नियम कैबिनेट पे आया था कि कोई भी एनजीओ में नहीं जाएगा, उसके बाद भी उच्चाधिकारी द्वारा इसको ताक पर रखा गया और हमारे नियमों को बदला गया। हम लोग जो भी है 10 से 15 साल हम लोग को कार्य करते हुए मनरेगा विभाग में हो चुका है, और आज हम लोग कोई ज़्यादा बड़ी मांग नहीं थी हमारी। ग्रेड पे की एक छोटी सी मांग थी जो कि हमारे पड़ोसी राज्य में हिमाचल प्रदेश में लागू भी हो चुका है, लेकिन हम लोग यहाँ उत्तराखंड में अभी भी लागू नहीं कर रहे हैं, सरकार लागू नहीं कर रही है। और उसके बाद हम लोग को निकालने का जो एक तुगलकी फरमान दिया है सरकार द्वारा, हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं। और जब तक हमारी ग्रेड पे की मांग पूरी नहीं होगी और हमारी हड़ताल इसी तरह जारी रहेगी। मांग है जब तक सरकार द्वारा मानी नहीं जाएंगी तो हड़ताल जारी रहेगी, कर्मचारियों का कहना है। और आज ग्राम प्रधान भी मनरेगा कर्मचारी संगठन की हड़ताल को अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। ग्राम प्रधानों को क्यों उनके समर्थन के लिए आना पड़ा? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ग्राम प्रधान, और उन्हीं से जानते हैं कि आखिर समर्थन में आने का उनको यह विचार कैसे आया। मैं ग्राम प्रधान लश्कर खेत से। हमारी ग्राम सभा में तकरीबन 100% लेबर है जो कि 3-4 महीने से खाली बैठी है। हमें इनके समर्थन में इसीलिए आना पड़ा क्योंकि सरकार इनका कुछ तो समाधान निकाले। टिहरी दोगी पट्टी के ससमण गांव में रविवार को दारा सिंह और कर्नल बलवीर सिंह द्वारा लोगों को दवाइयां वितरित की गई। फ्री कैंप की व्यवस्था दिनेश सिंह द्वारा की गई और डॉक्टर फार्मासिस्ट अर्जुन सिंह ने 150 पेशेंट्स को रविवार को चेकअप किया और दवाइयां दी, जिसे ग्रामवासियों ने सराहनीय कदम बताया और ग्रामीणों में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिला। इस प्रकार के सराहनीय काम का धन्यवाद ग्रामीणों ने किया और शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।